नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब कैसे हैं? ऐसी मुझे आशा है एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम आप तंदुरुस्त होंगे। ठीक लगातार आप इन क्लासेस का आनंद उठा रहे होंगे। रात को 8 बजते ही आपको बिल्कुल यह एहसास हो जाता होगा, आपने यदि हमारे इस सरल भूगोल चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको 10 मिनट पहले ही, 8 बजने से 10 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता होगा कि भैया कुछ धमाका होने वाला है। रात के 8 बजे एक क्लासेज आती है जो कि हमारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन सभी आपको यदि ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नए मेरे जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, आप सभी को स्पष्ट कर दूं, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमने चालू कर रखा है भारत का भौतिक विभाजन। और भारत के भौतिक विभाजन में सबसे पहले हमने भारत के भौतिक विभाजन को 6 भागों में पढ़ा था। सबसे पहले नंबर पर हिमालय था, हिमालय को हमने पढ़ लिया है। दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा था भैया? भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसको हमने देख लिया है। तीसरे नंबर पर हमने क्या बांटा है भैया? तीसरे नंबर पर हमने बांटा है कि सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान, जिनको हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज चौथे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं भैया, वो पढ़ने वाले हैं तटीय प्रदेश। भारत के तटीय प्रदेश के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, भारत के तटीय प्रदेश। तो सभी मेरे साथियों से निवेदन है, यदि आपको क्लासेज साफ नहीं दिख रही है तो आप क्लासेज की क्वालिटी अपग्रेड कर लें। ठीक है, इनको क्वालिटियों को बढ़ाने के बाद दूसरा काम आप क्या करेंगे भैया? अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस कंपटीशन की दुनिया में पीछे नहीं रहे, हमारा भी उत्साह वर्धन होता रहे। ठीक है भैया, तो हम चौथे नंबर पर जो टॉपिक लेने वाले हैं वो कौन सा लेने वाले हैं? भारत के तटीय प्रदेश। ठीक है, चौथे नंबर पर मैं टॉपिक लेता हूं भैया भारत का भारत के तटीय, और तटीय प्रदेश से तात्पर्य क्या है जरा आप समझने का कोशिश करेंगे। मैंने आपको बहुत पहले ही स्पष्ट किया था, आप याद रखेंगे कि भारत के तटीय प्रदेश में और भारत के घाट में क्या अंतर है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी तट और पूर्वी तट में क्या अंतर था, मैंने आपको पिछली क्लास में, याद करो, जब भी मैंने आपको घाट पढ़ाए थे, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये हमने जब पढ़ाए थे, हमने ये भी देखा था कि इन घाटों में हमने सबसे पहले क्या देखा था, बताइए मुझे। जैसे पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट में मैंने 3 भागों में बताए थे, मुझे याद बताइए। सबसे पहले तो मैंने आपको दर्रे बताए थे, बताइए। पालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा, इसके अलावा सैनकोटा दर्रा मैंने आपको बता दिया था। अरे बताए थे या नहीं बताए थे, मुझे कमेंट करके बताइए आप। ये मैंने आपको दर्रे बता दी थी। दर्रे बताने के बाद मैंने आपको क्या बताया था? 3 पहाड़ियां बताई थी नीचे, बताई थी या नहीं बताई थी? नीलगिरी की पहाड़ी बताई थी, इसके अलावा इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां भी बताई थी, और कौन सी बताइए मुझे? अन्ना मलाई की पहाड़ियां बताई थी। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर सर्वोच्च चोटी अन्नामुदई बताई थी, जो कि न केवल इस पश्चिमी घाट की अपितु पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताई थी, बताइए? दोदा बेटी चोटी बताई थी, जो कहां थी? नीलगिरी की पहाड़ियों पर ऊंची स्थित थी, जो कि न केवल पश्चिमी घाट की अपितु इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी थी। और बताइए, ये तो पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट मैंने आपको बताया था, बताइए। पूर्वी घाट की मैंने कुछ चोटियां बताई थी आपको। मुझे कमेंट करके बताएं, पूर्वी घाट की कौन कौन सी चोटियां मैंने आपको बताई हैं। बताओ कहां से शुरुआत की थी? पूर्वी घाट की शुरुआत मैंने नीचे से की है, नीलगिरी की पहाड़ियों से जुड़ता हुआ है, और कई पहाड़ियां मैंने आपको बताई हैं। बताइए मुझे, याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो पुनः आपको याद दिला दिया जाएगा, आप चित्र देखेंगे। सबसे पहले तो मैं घाट आपको पढ़ा चुका हूं, इतना आपको याद होना चाहिए। और यदि आपने घाट नहीं समझे हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, घाट का मतलब समझ रहे हो, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे पश्चिमी और जो पूर्वी क्षेत्र हैं नीचे प्रायद्वीपीय भारत में, वहां पर जो पहाड़ थे, जो पहाड़ियां थी, उनको हमने घाट के रूप में पढ़ा था। अब हम तट पढ़ रहे हैं, तट पढ़ रहे हैं। तट और घाट में क्या अंतर है, पुनः स्पष्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इंडिया का मैप बना देता हूं भैया, पुनः इंडिया का मैप बना देता हूं। ठीक है,
ये देखिए, ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत बनाया है। कौन सा भारत बनाया है भैया? ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत है, इसको बना दिया है। ठीक है, अब इस प्रायद्वीपीय भारत में मैं देखता हूं, ये भारत की स्थिति है ये भारत की स्थिति है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर आपको क्या पढ़ा दिया था, ये देखिए, इसके अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये हमारा घाट पढ़ा दिया था, याद कीजिए। यहां मैंने 3 पहाड़ियां पढ़ाती थी आपको, और यहीं से यहां पर मैंने ये कहा था कि ये कम कटा फिटा हुआ है, और ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा पूर्वी घाट, और ये हमारा क्या था? पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट 3 पहाड़ियां हैं इसकी, और यहीं से ये जुड़ा हुआ था, ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये तो है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, बहुत आपकी विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। ये है पश्चिमी घाट भैया, और ये है पूर्वी घाट। ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। बहुत विस्तार से मैंने इनकी चर्चा कर दी है, लेकिन मैं अब तट की चर्चा करने वाला हूं। आखिर तट क्या है अब आप समझिएगा, तो मैं आपको तट बहुत ही विस्तार से समझाने वाला हूं। देखिए, ये जो भाग है ये तट है, यानी यहां जो ये भाग है ये पहाड़ी क्षेत्र है, और इस पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के भारत की जो भूमि है, इधर महासागर है ना, अरब महासागर है। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इस बंगाल की खाड़ी और इस अरब महासागर, इन दोनों के और यहां से लेकर के और इन घाटों के बीच का जो तट है, इस क्षेत्र है, इसको हमने तट बोल दिया है। इसको पश्चिमी तट है, और यहां देखेंगे पूर्वी घाट, और इधर ये बंगाल की खाड़ी है, इसके बीच में जो भारत की भूमि का भाग है, इसे हमने क्या बोल दिया है भैया? पूर्वी तट बोल दिया है। अब आपके बात समझ में आई है। अब ये तट अपन मैप में तो ऐसे बनाते हैं, एक्चुअल स्थिति में कैसे है वो मैं आपको बना देता हूं। ठीक है, वो भैया मैं आपको बना देता हूं, क्या क्या पढ़ना है वो आप समझते हुए जाएंगे। देखिए, इनकी एक्चुअल स्थिति बिल्कुल ऐसी है। देखिए, यानी ये जो पश्चिमी घाट है भैया, ये कटा फिटा है। पुनः सुन लीजिए, पश्चिमी घाट है ये इस तरह कटा फिटा है, ये कटा फिटा है, जबकि पूर्वी घाट है ये कम कटा, सॉरी, पूर्वी तट। इसको भी सही बना देता हूं, ये भैया कम कटा फिटा है। कटा फिटा तो है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं कटा फिटा नहीं है, लेकिन कम कटा फिटा है, ये कम कटा फिटा है, ऐसे है स्थिति। अब आप देखेंगे, अब आप सुनते जाएंगे, यहां से कैसे कथन कारण में क्वेश्चन बने हैं वो आप देखते हुए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तटीय प्रदेश को समझना ही बहुत एक इंपॉर्टेंट माना जाता है पढ़ने में। तो आप सुनेंगे, यह है भैया पश्चिमी घाट। अभी आसानी से समझते जाइए, लिखा तो मैं सब दूंगा। यह है हमारा पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट, सॉरी, यह है हमारा पश्चिमी तट, और यह है हमारा पूर्वी तट। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, ये तो है हमारा पूर्वी तट, और ये है हमारा पश्चिमी तट। ठीक है, अब आपके बात समझ में आई है। ये क्या है? ये देखिए, ये वाला तो है हमारा पश्चिमी तट, यहां से लेकर के यहां तक, और ये है हमारा ये है हमारा भैया यहां से लेकर के और यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यह है हमारा पूर्वी तट। अब आपके समझ में आई है, यह है पूर्वी तट, और यह वाला हिस्सा कौन सा है? हमारा पश्चिमी तट। ठीक है, अब आप समझिए, अब कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। यहां से सर्वाधिक जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं भैया, वो कथन कारण में बनते हैं। कैसे क्वेश्चन है? सबसे पहले फंसाने वाला क्वेश्चन है, यहीं से बन जाएगा। देखिए कैसे, पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट की तुलना में, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक कटा फिटा है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है? जब तक मैं नहीं समझाऊंगा तब तक आपकी हवा निकलने वाली है, क्योंकि आपने आज तक ये चीजें समझी ही नहीं है। तो मैं आपको पुनः ये आश्वस्त करता हूं, आप दोबारा समझेंगे, दोबारा एक एक कथन कारण को सुनेंगे, और आप बताएंगे मुझे आंसर में कौन से कथन। पहले नंबर पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पश्चिमी घाट है, देख के बता दीजिए, आप पे देख के भी नहीं आएगा, गारंटी है। पश्चिमी घाट है
इस पूर्वी घाट की तुलना में अधिक कटा फिटा है, कथन सत्य है असत्य है? बताइए मुझे। असत्य है। दोबारा सुनना दूसरा क्वेश्चन। पूर्वी घाट है इस पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक कटा फिटा है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन मैं पूछ लेता हूं कि पश्चिमी तट है यह पूर्वी तट की तुलना में अधिक कटा फिटा है, बिल्कुल सत्य है। कथन आ जाएगा कि पश्चिमी तट है, कि जो पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक कटा फिटा है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो रहे हैं सर, कहां सही हो रहे हैं? हम तो बिल्कुल पूरी तरह कंफ्यूज हैं, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, एक एक चीज मेरी समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आने वाली है। और कैसे मैंने कथन कारण में देखे, पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में कम चौड़ा है, बताइए, बिल्कुल असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्वी तट की चौड़ाई देख लीजिए आप, पूर्वी तट चौड़ा है, पश्चिमी तट है ये देख लीजिए कम चौड़ा है। इसके अलावा पूर्वी जो पश्चिमी तट है मछली पालन के लिए, बंदरगाह के लिए पूर्वी तट की तुलना में अधिक उपयुक्त है या अधिक सुलभ है? बताइए, कथन कारण में आ जाएगा तो बिल्कुल कथन सत्य है। क्या है भैया? बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? सारी चीजें मैं यहां पर आपको क्लियर करने वाला हूं, धैर्य रखिए, बिल्कुल जो भी चीजें बता रहा हूं समझते हुए आप जाएंगे। अब देखेंगे अब आप देखेंगे एक एक चीज, पहले यहीं से समझ लेते हैं भैया। इधर देखिए, ये पश्चिमी घाट तो मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी, घाट का मतलब पहाड़ी, दोबारा याद रखिए। तो यहां पर ये पहाड़ियां बिल्कुल लगातार सतत रूप में थी, इनका मतलब तो ये पहाड़ी कटपिटी नहीं है, इसका मतलब है कि पहाड़ियां बिल्कुल लगातार सतत रूप में इनका विस्तार है। नीचे नील यहां पर हम देखी थी नीलगिरी की पहाड़ी, इसके अलावा हमने इलायची कार्डेमम की कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी देख ली थी, अन्नामलाई की पहाड़ी देखी थी, और फिर नीचे हमने इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां देखी थी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों से मैंने आपको बताया था पूर्वी घाट शुरू हो रहा है, तो यहां से पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट कटा फिटा हुआ चल रहा है। कटा फिटा मतलब है भाग पहाड़ी का, फिर बीच वाला अपर्दित भाग है, फिर गायब है, फिर पहाड़ी है, फिर गायब है, फिर पहाड़ी है। इसका मतलब पूर्वी घाट है ये तो कटा फिटा था, लेकिन पश्चिमी घाट जो पहाड़ी क्षेत्र है यह कटा फिटा नहीं था, यानी यहां पहाड़ी लगातार थी, यहां पहाड़ी नहीं है लगातार। एक तो ये समझिए आप, तो पश्चिमी घाट सतत है, पूर्वी घाट है ये सतत नहीं है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन सुनिए। अब पश्चिमी घाट है, ये घाट का मतलब पश्चिमी तट है, इस तट का मतलब तो है भूमि वाला भाग। क्या है? समुद्र और भूमि जो भाग है, यानी पानी आता है भूमि वाले भाग में और उसको कटाई करके चला जाता है। देखिए इधर समुद्र है, ये भूमि वाला भाग है, तो समुद्र की लहर आएंगी, भूमि वाले भाग को काट के चली गई है इतनी, फिर इधर से गई है, फिर ऐसे आई है, तो ये जो भूमि वाले भाग से महासागरों का पानी टकराता रहता है, तो भूमि वाला भाग है वो अंदर की तरफ कटता हुआ चला जाता है तो इधर तो जो पश्चिमी तट है ये तो अधिक कटा फिटा है, अधिक कटा फिटा है, और अधिक कटा फिटा है इसका मतलब इस पश्चिमी घाट और इसके बीच में बहुत कम दूरी है, ये कम चौड़ा है, स्पष्ट कहूं तो। ठीक, इधर मैं बात करूं पूर्वी घाट है, इधर पानी है, इस पानी के द्वारा कटाव कम देखा गया है, तो पूर्वी तट है एक तो चौड़ा ज्यादा है और ये कम कटा फिटा है इस पश्चिमी घाट की तुलना में। तो सबसे पहली विशेषता यदि मैं लिखता हूं पश्चिमी तट की, मैं सबसे पहली मोटी मोटी विशेषता लिख लेता हूं भैया, तो क्या लिखता हूं पश्चिमी घाट की? सबसे पहले मैं लिखता हूं कि ये अधिक कटा फिटा है, अधिक कटा फटा। ठीक, यानी ये जो पश्चिमी तट है ये अधिक कटा फिटा है और ये इसकी तुलना में ये कम कटा फटा है। ठीक है, ये क्या है? कम कटा फटा है। ठीक, यानी पूर्वी तट है ये कम कटा फटा है, जबकि हम देखते हैं पश्चिमी तट है भैया ये अधिक कटा फटा है। यहां पर आपको पहली बात क्लियर हो गई है। दूसरे नंबर पर मैं कौन सी बात देखता हूं, ये आप देखिए। पहले नंबर पर ये अधिक चौड़ा है, पूर्वी तट अधिक चौड़ा है और पश्चिमी तट है ये भैया कम चौड़ा है, तो दूसरे नंबर पर मैं लिख देता हूं कम चौड़ा। यहां मैं लिख देता हूं पूर्वी तट है ये अधिक चौड़ा है। यहां तक क्लियर? यही आपके शॉर्ट नोट्स हैं, यहीं से कथन कारण स्पष्ट होने वाले हैं, एक एक चीज समझते जाइए। तीसरे नंबर पर देखिए, इधर मैंने आपको बताई है
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेंगई। तो जितनी भी नदियां गई हैं, इधर जितनी भी नदियां गई हैं, उन नदियों ने किसका निर्माण किया है मुझे बताइए आप। इधर जो भी नदियां गई हैं, इस पूर्वी तट पर जितनी भी नदियां गई हैं भैया, उन नदियों के द्वारा डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण किया गया है। उन नदियों के द्वारा डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसका मतलब डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण से है कि यहां से जैसे ये नदी आई है, ये नदी आने के बाद ऐसे कई शाखाओं के रूप में विभाजित होकर के और फिर वो किधर बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरी है, जिसमें महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, पेन्नार हो, कावेरी हो, बेंगई हो। तो जितनी भी नदियां बनाएंगी वो डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जबकि इधर मैंने आपको बताई थी नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, जब गिरने से पहले क्या करती हैं, गिरने से पहले ये एक भाग में गिरती हैं तो उस भाग नीचे हो जाता है, जिसे हमने एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण हुआ था। तो इधर गिरने वाली नदी तो डेल्टा का निर्माण करती हैं और इधर एस्चुरी या द्वार नदमुख का निर्माण होता है। नदियों द्वारा किसका? एस्चुरी, या इसे ही बोलते हैं ज्वार नदमुख। एस्चुरी, तो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण किधर होता है भैया? इधर होता है पश्चिमी तट की तरफ। जबकि पूर्वी तट की तरफ मैं बात कर लेता हूं भैया, तो किसका निर्माण होता है? हाँ, उधर डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण होता है पूर्वी तट की ओर, और पश्चिमी तट की ओर कितने देखता हूं तो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण है भैया, ये हो जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। चौथे नंबर पर मैं बात कर लेता हूं, तो देखिए इधर लैगून झीलें बनती हैं। इधर कौन सी झीलें बनती हैं? लैगून झीलें बनती हैं, लैगून झीलें। और इधर कयाल झीलें बनती है। चौथे नंबर पर इधर देख लेंगे, कयाल झीलें बनती हैं। कुल सर इन दोनों में अंतर क्या है देखेंगे। कयाल झील और लैगून झीलों में, दोनों में क्या अंतर है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो लैगून है ये पश्चल झीलें होती हैं। जब इधर से महासागर का पानी आता है तो उन महासागर के पानी के द्वारा जब बड़े भाग में, भूभाग में पानी एकत्रित हो जाता है तो ऐसी झीलों को तो लैगून झील कहा जाता है। और इधर ये भी पानी है, खारा पानी है महासागर का, लेकिन ये आने के बाद जब कम भूभाग में इकट्ठा होता है तो ये क्या है? कयाल झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बड़ी झील होते हैं लैगून औसतन किसके? कयाल झीलों के नाम से। और जब मैंने आपको झीलें पढ़ाई थी, बहुत विस्तार से पढ़ाया था, बेमनाद झील है, अष्टमुदी झील है, इन्हें बेमनाद कयाल या अष्टमुदी कयाल के नाम से जाना जाता है। लैगून झीलों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। चिल्का है, चिल्का झील बताई थी या नहीं बताई थी बताइए मुझे। पुलकट झील है, ये इस लैगून झीलों का उदाहरण थी, जो कि इस पूर्वी तट पर बन रही थी और पश्चिमी तट पर ये झीलें बन रही थी। झीलों वाला टॉपिक भी यदि आपने नहीं पढ़ा है, बहुत विस्तार से मैंने झीलें पढ़ाई है, केवल फर्स्ट वीडियो है मेरा लेक्चर, वो झीलों से ही शुरू किया था, उसे जाके अवश्य देखें भैया। ठीक है, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है, ये कितना है देखिए, यह कम चौड़ा है। कम कितना है? 30 से 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, इस तट की, यहां से यहां तक। और इस तट की हम देखते हैं तो 50 से 80 किलोमीटर तक चौड़ाई देखने को मिलती है। इसके अलावा इस तटीय प्रदेश में पूर्वी तट, पश्चिमी तट की इन बातों को मैं लिख देखता हूं एक सारणी में। सारणी में लिखने के बाद इस पर और भी कौन कौन से तट हैं, ठीक है, कोंकण तट कहाँ है, मालाबार तट कहाँ है, जितने भी तट है पूर्वी में, इनको 3 भागों में बांट दिया है। इधर वाले को भी पश्चिमी वाले को बांट दिया है। इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं, इसी क्लास में कर दूंगा, लेकिन पहले इस चित्र के बारे में लिख देता हूं। फिर जो हमारा कल का लेक्चर आने वाला है, इस कल के लेक्चर में भैया मैं आपको बता देने वाला हूं कि जो ये तटीय प्रदेश हैं, इन तटीय प्रदेशों में चाहे पूर्वी तट हो भैया, चाहे पश्चिमी तट हो भैया, इन दोनों तटों में हम कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं, इनकी भी हम चर्चा कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में करेंगे चर्चा। अभी तो हम केवल पूर्वी तट और पश्चिमी तट, यहां तक आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए भैया, हल्का सा स्क्रीनशॉट इसका आप ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, दोबारा आप समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सारी चीजें यहां पर दिखने वाली हैं। आपको मात्र मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक,
हाँ, अब आप समझिए, दोबारा समझेंगे। पश्चिमी घाट है, ये तो एक पहाड़ियां थी, पर्वत श्रृंखला थी जो लगातार सतत रूप में थी, और ये पूर्वी घाट है, ये असतत रूप में था। स्पष्टतः आपको दोनों बातें लिखा दी थी जब घाट पढ़ाए थे। अब पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है, ये अधिक कटा फिटा है, अधिक कटा फिटा है, इसका मतलब उपयुक्त है किसके लिए? मछली पालन के लिए। अब आप सोचिए, ऐसा यदि कोई भाग है ये भाग है ऐसे, तो मुझे बताइए, जहाज को आसानी से इस किनारे पर लाया जा सकता है और लाके इसमें माल आसानी से लोड किया जा सकता है? नहीं। अरे जहाज आ रहा है कोई, इस जहाज को बिल्कुल यहां से यूं लाइए और लाने के बाद जहाज को सहारे खड़ा कीजिए, माल इसमें लोड कीजिए, ये लाए हो तो इसको उतारिए, तो बहुत आसानी होती है माल लाने में, ढोने में या फिर उतारने में, दोनों तरफ से माल को लाने में आसानी होती है। बजाय किसके, इस तट पर ऐसी झीलों का, ऐसी देखिए ऐसा तट है, अब यहाँ नाव लेकर के यहाँ इधर आ गई है हमारे कोई भी, ठीक है, इस बंदरगाह पर, तो माल को पहुंचाना थोड़ा सा कठिन है इसकी तुलना में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मछली पालन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और किसके लिए भी इंपॉर्टेंट है भैया? मछली पालन और बंदरगाह के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस पश्चिमी तट, पूर्वी तट है, इसको पुनः आपने समझ लिया होगा। मैं इन दोनों की तुलना करके सारणी के रूप में लिख देता हूं, ठीक है भैया। पूर्वी तट और पश्चिमी तट, यहां लिख देता हूं मैं पश्चिमी तट और इधर लिख देता हूं मैं पूर्वी तट। पूर्वी तट और पश्चिमी तट है, इन दोनों की हम तुलना कर देते हैं भैया, और तुलना करके हम क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं, ताकि आपको सारी चीजें भैया यहां से समझ में आ जाए, ठीक। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए पश्चिमी तट में, इस सबसे पहले मैं पश्चिमी तट में क्या लिखा देता हूं भैया, आपको पश्चिमी तट में मैं ये लिखा देता हूं कि पश्चिमी तट है यह अधिक कटा फिटा है, ठीक है, अतः बंदरगाह मछली पालन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। मैंने आपको यही समझाया है पश्चिमी तट। तो इसमें पहली बात लिखता हूं, अधिक कटा फिटा, अधिक कटा फटा है, और जब अधिक कटा फटा है अतः ये बंदरगाह के लिए, बंदरगाह तथा मछली पालन हेतु उपयुक्त है। ठीक है, तो आपसे ये कथन कारण में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कौन सा, क्या दिया जा सकता है भैया, कि कौन सा तट, पूर्वी तट या पश्चिमी तट बंदरगाहों के लिए उपयुक्त है? तो आप बताएंगे पश्चिमी तट है भैया, ये अधिक उपयुक्त है, ठीक है। इसी को मैं क्या लिखता हूं पहले नंबर पर, यह है कम कटा फटा, कम कटा फटा है, अतः, और कम कटा फिटा है तो ये मछली पालन और बंदरगाह के लिए क्या है, कम उपयुक्त है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसको यहां लिखना उचित नहीं है, आप खुद इस बात को समझ जाएंगे। पहले नंबर पर दोनों बातें हैं, दोनों मैंने आपको यहां पर तुलना कर दी है। इसके अलावा ये कम चौड़े हैं, मैंने आपको बता दिया था पश्चिमी तट है ये कम चौड़ा है, जबकि ये हमारा अधिक चौड़ा है। दूसरे नंबर पर देखता हूं, पश्चिमी तट है ये कम चौड़े हैं, और कम चौड़े हैं इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था 30 से 50 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है। कितनी? 30 से 50 किलोमीटर इनकी चौड़ाई हमको देखने को मिलती है, 30 से 50 किलोमीटर है, ठीक। और ये दूसरे नंबर पर लिख देता हूं, ये क्या है, अधिक चौड़े हैं। पूर्वी तट है ये पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़े तट हैं, जिनकी 50 से 80 किलोमीटर हमें चौड़ाई देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर चौड़ाई की चर्चा भी हमने यहाँ विशेष रूप से कर ली है। तीसरे नंबर पर यदि मैं देख लेता हूं तो यहाँ पर एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण होता है, मैं पहले लिखा चुका हूं। इस पर पश्चिमी तट पर एस्चुरी या इसे बोलते हैं ज्वार नदमुख, एस्चुरी
या ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। ठीक, जबकि आप देखेंगे इधर इधर तो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण हो गया है भैया। इधर हम देखते हैं तो डेल्टा, यहां नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, इन तटों पर, इन पर नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। तो इधर तो डेल्टा का निर्माण होता है और इधर एस्चुरी या ज्वार नदमुख है भैया, इसका निर्माण हो गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या देखता हूं, ठीक, इधर कयाल झील बनती है, इधर लैगून झीलें बनती हैं। चौथे नंबर पर देखता हूं, चौथे नंबर पर मैं देख लेता हूं, पश्चिमी तट की ओर लिखिए। चौथे नंबर पर इधर क्या लिखेंगे कि इधर कयाल झीलें बनती हैं। कैसी झीलें? कयाल। कयाल झीलें बनती हैं। ठीक है, इधर लैगून या पश्च जल झील बनती है ना, इधर लैगून, और लैगून झीलों को ही पश्च जल झीलें बनती हैं। लैगून झीलों को ही पश्च जल झीलें कहा जाता है। ठीक है, ऐसी झीलें बनती हैं। अब इनके उदाहरण भी आप याद रखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके नोट्स तैयार होने वाले हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर लिख देता हूं। देखिए, उदाहरण के तौर पर इस कयाल झीलों के बारे में मैं चर्चा करता हूं। सबसे बड़ी कयाल झील है वेमनाद है, अष्टमुदी है, पुन्नामदा है। ठीक है, वेमनाद है, दूसरी अष्टमुदी है। वेमनाद झील या वेमनाद कयाल कह देते हैं इसे, इसे अष्टमुदी झील या अष्टमुदी कयाल भी कह देते हैं। और चौथे नंबर पर देखिए, वेमनाद हो गई, अष्टमुदी हो गई, और है पुन्नामदा है। ये कौन सी है? पन्ना मदा भी कह देते हैं और कई जगह इसे पुन्ना मदा भी कह देते हैं। तो मैं इसे पुन्ना मदा कयाल के नाम से इसे ज्यादातर बोला जाता है, पुन्ना मदा कयाल कह देते हैं। ठीक है, अब आप सुनिए, वेमनाद झील है। इस वेमनाद झील की मैंने आपको क्या विशेषता बताई है, मुझे बताइए, मुझे बताइए। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? कमेंट करके मुझे बता दीजिए। जिस विद्यार्थी ने नहीं पढ़ी है उसे पुनः आश्वस्त कर दूं कि भारत की जितनी भी झीलें हैं बहुत विस्तार से चित्रात्मक रूप से मैंने आपको पढ़ा रखी है। मेरा पहला लेक्चर यदि आप जाके देखेंगे, शुरुआत ही मैंने भारत की झीलों से की थी। बहुत विस्तार से इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं। अष्टमुदी झील है, 8 शाखाओं के रूप में विभाजित है। बहुत इसकी शाखा कर, इसकी तुलना या फिर इसकी चर्चा कर चुका हूं। और पुन्नामदा झील है। ध्यान रखना, भारत में आज भी हर वर्ष एक ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है जिसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ये ट्रॉफी क्या है भैया? नावों के बीच दौड़ लगाई जाती है कि कौन सी नाव जल्दी से आगे जाए, और जो नाव जीतेगी उसे वो नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। तो ध्यान रखना, जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की कौन सी झील है भैया, भारत की वो कौन सी कयाल है जिसमें नहरी नावों की नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो पुन्नामदा कयाल या पुन्नामदा झील है भैया। जहां कहां है ये मुझे बताइए कमेंट करके। केरल में है, जहां पर क्या नेहरू ट्रॉफी का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो ये पश्चिमी जो हमारा तट है, इस पश्चिमी तट की 3 कयाल के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब मैं देखता हूं पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर भैया मैं चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, जैसे चिल्का झील हो गई, इधर चिल्का झील हो गई उड़ीसा में। ठीक, दूसरे नंबर पर पुलिकट झील हो गई आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु है, इसके बॉर्डर पर पुलिकट झील हो गई। दोनों के बारे में भी मैं बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। यदि आपने झीलें पढ़ी है तो आप जा करके इनकी चर्चा कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चिल्का झील है, क्या चर्चा की है चिल्का झील के बारे में मुझे बताइए।
चिल्का झील के मैंने बारे में चर्चा करी है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। याद कीजिए, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। पुलकट झील को भी रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। इसके अलावा झीलों का टॉपिक पुनः जाकर के पढ़िए, इनके बारे में जितनी भी विशेषताएं हैं बहुत विस्तार पूर्वक मैंने आपको समझाई है। पुनः आपसे निवेदन करता हूं, यदि जिस भी विद्यार्थी ने मेरा झीलों वाला टॉपिक नहीं देखा है, भैया जाकर के तुरंत आज ही देख लीजिए, ठीक है। तो चौथे नंबर पर हम चर्चा कर चुके हैं, किसकी हम चर्चाएं कर रहे हैं, देखिए भूलिए मत, पश्चिमी तट और पूर्वी तट की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 बिंदु इस स्लाइड में लिखे थे और चौथा बिंदु है वो हमने इस झीलों में लिख लिया था कि पश्चिमी तट है, इस पर तो कयाल बनती है, पूर्वी तट है, इस पर लैगूनों का निर्माण होता है। इसके बारे में इनके उदाहरण हैं, वो भी हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं भैया। इसके अलावा आपको क्या देखना है, तट के बारे में भी आपको चर्चा कर लेनी है, ठीक है। क्लास हमारी लंबी होगी क्या, नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, तट की और चर्चा कर लेते हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर इनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक। थोड़ा अंदर की तरफ लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखिए ये पश्चिमी तट है, ये यहां से लेकर के और यहां तक ये पूरा पश्चिमी तट है, और इस पश्चिमी तट को मैं 3 भागों में बांट देता हूं। एक भाग बांट देता हूं मैं कोंकण तट का, एक भाग बांट देता हूं मैं बिल्कुल केनरा तट का, ठीक। इसके अलावा एक भाग में बांट देता हूं मालाबार तट का, ठीक। तो अब हम देखते हैं कोंकण तट, यानी ये गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, इसको मैं बोल देता हूं कोंकण तट, लिखा दूंगा कोंकण तट है। पश्चिमी तट को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं, कोंकण तट जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है और गोवा है, इसको मैंने क्या बोल दिया है, कोंकण तट। इसके अलावा आधा गोवा है और हमारा ये कर्नाटक है, तो गोवा और आधा कर्नाटक, दोबारा सुनिए, गोवा यहां भी शामिल है आधा, और आधा गोवे से ही यहां शामिल है, इसे हमने बोल दिया है केनरा तट। इसे क्या बोल दिया है, केनरा तट, ठीक। और इस तट में हम देखेंगे कर्नाटक है और केरल है भैया, कर्नाटक और केरल, सॉरी कहां दिखा दिया है मैंने, ये यहां तक तट की बात कर रहे हैं ना, तो ये पूरा लीजिए, वो तो घाट है, और यहां से यहां तक हम देखेंगे तो ये आ गया हमारा कौन सा, कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे आ गया है केरल, और कर्नाटक और केरल वाले भाग को हमने मालाबार तट बोल दिया है। कौन सा है ये, मालाबार। तो 3 तट है, इस पश्चिमी तट को मैंने 3 भागों में बांट दिया है। कोंकण तट है, दोबारा याद रखने, कोंकण तट है जिसमें मैंने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3 क्षेत्र शामिल कर लिए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ भाग है वो गोवा का है, कुछ भाग क्या है भैया, गोवा, ठीक, ये से याद रखिए। केनरा तट में कुछ भाग तो गोवा का है और कुछ भाग कर्नाटक का है, ये याद रखिए। और यहां देखेंगे मालाबार तट में कुछ भाग तो कर्नाटक का है प्लस कुछ भाग यहां, कुछ भाग क्या, पूरा भाग केरल का है। तो केरल का तट और कर्नाटक का कुछ तट मिलकर के तो मालाबार तट बना है, इधर गोवा का कुछ तट और कर्नाटक का कुछ तट मिलकर के केनरा तट बना है। और यहां हम देखेंगे कि गुजरात का तट, महाराष्ट्र का तट और गोवा का कुछ तट मिलकर के कोंकण तट का निर्माण हुआ है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से, या पश्चिमी तट है इसमें कितने तट हैं, 3 तटों में इसे बांट दिया गया है, कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट, ठीक। इतने तट यदि आपने याद रख लिए हैं तो यहां से आपका ये क्वेश्चन है भैया, यहां से ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अब आप इधर बात कीजिए, ठीक है, अब आप इधर बात कर लीजिए, ठीक है। इधर बात क्या करते हैं, इधर देखते रहे हम, यहां एक तट है उत्तरी सरकार तट, ये तट है यहां से यहां तक, इसे मैं बोल दूंगा उत्तरी सरकार तट। इसका नाम क्या है, उत्तरी सरकार तट। और इस उत्तरी सरकार तट में क्या क्या शामिल है आप ये देखेंगे। इस उत्तरी सरकार तट में भैया क्या क्या शामिल कर लिया है हमने, इसकी भी हम चर्चा यहीं पर कर लेते हैं। इस उत्तरी सरकार तट में शामिल किया है भैया
इस उत्तरी सरकार तट है, इसमें हमारा है पश्चिम बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा का तट, पश्चिम बंगाल का तट, उड़ीसा का तट प्लस आंध्र प्रदेश का कुछ तट है वो हमारा मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक का ये जो तट बन गया है भैया, ये तट हमारा उत्तरी सरकार तट बन गया है। इसके अलावा हम देखेंगे, उत्तरी सरकार तट हो गया है। इसके अलावा देखिए आप यहां देखिए, आंध्र प्रदेश में एक तट है जिसे बोला जाता है, केवल आंध्र प्रदेश में है, जिसे गोलकोंडा का तट बोला जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में ही है केवल, इसे बोला जाता है गोलकोंडा तट। क्या? गोलकोंडा तट। और ये गोलकोंडा जो तट है भैया, ये ध्यान रखना, केवल और केवल कहां है? ये केवल और केवल आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, याद रखना। और यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, कुछ आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर कुछ तमिलनाडु में, यहां तक ये जो तट है, ये जो तट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये कौन सा है? कोरोमंडल तट। और ये कोरोमंडल तट है भैया, ये कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। तो ध्यान रखना, इस पूर्वी तट को मैंने 3 भागों में बांट दिया है। उत्तरी सरकार तट में, दूसरे नंबर पर गोलकोंडा तट में और तीसरे नंबर पर कोरोमंडल तट में बांट दिया है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार पश्चिम बंगाल का तट, उड़ीसा का तट और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का तट इसमें शामिल होता है। इसके अलावा गोलकोंडा तट में केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश राज्य का तट शामिल, आधा शामिल किया दिया गया है। और इधर कोरोमंडल तट है, इसमें थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का पूरा तट शामिल कर लिया गया है भैया। इसे हमने कोरोमंडल तट में शामिल कर लिया है। इन तीनों की चर्चा मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही कर देता हूं, जहां हम तुलना कर रहे थे। इस चौथे नंबर की हमने चर्चा कर ली थी या नहीं करी थी? बताइए, यह आपको साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप मुझे बताइए। 5वें नंबर पर मैं इसी में तुलना कर देता हूं। 5वें नंबर पर मैं लिख देता हूं यहां पर, यानी इसके 3 तट हैं। और 3 तट कौन से हैं वो आप यह याद रखना है। सबसे पहले इस पश्चिमी तट की मैं बात कर लेता हूं। इसके 3 तट हैं, कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। ठीक है, कोंकण तट, दूसरा कोंकण तट हो गया, दूसरे नंबर पर केनरा तट हो गया। ठीक है, और तीसरे नंबर पर मालाबार तट हो गया। ठीक, मालाबार तट हो गया है। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल किए गए हैं इनकी भी जरा हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस हैं यहां से शामिल हो जाएं। ठीक है, कोंकण तट है। इस कोंकण तट में मैंने देखा है गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का कुछ भाग शामिल किया गया है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, केनरा तट है, इसमें गोवा का कुछ भाग शामिल किया गया है प्लस कर्नाटक का कुछ भाग इसमें शामिल कर लिया गया है। आगे मैं बात करता हूं मालाबार तट पर, तो इसमें कर्नाटक का भाग शामिल कर लिया गया है और इसमें केरल का भाग शामिल कर लिया है। ध्यान रखना, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा पे खत्म किया है तो थोड़ा सा गोवा आगे राज्य आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक पे खत्म हुआ तो कर्नाटक और आगे राज्य आ जाएगा अपन का केरल। इस प्रकार से ये तीनों तटों को अपन को याद करना है। ठीक है, ये हो गए हमारे पश्चिमी घाट के हो गए। अब पूर्वी घाट के मैं देखता हूं, पूर्वी घाट के हम देखते हैं। पहले नंबर है उत्तरी सरकार तट, दूसरे नंबर पर मैं देखता हूं गोलकोंडा तट, उत्तरी सरकार तट, गोलकोंडा तट और तीसरे नंबर पर देखता हूं कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। अब हम देखते हैं इसमें भी उत्तरी सरकार तट है, इसमें क्या क्या शामिल है आप देखेंगे। पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश। ठीक, ये भाग शामिल है। गोलकोंडा तट में केवल आंध्र प्रदेश का भाग शामिल है और कोरोमंडल तट में हम देखेंगे आंध्र प्रदेश का शामिल है प्लस तमिलनाडु का तट भी शामिल है। इस प्रकार हमने पूर्वी तट, इसके 3 तट हैं पश्चिमी तट के, तो यहां भी लिख लेते हैं 5वें नंबर पर इसके भी
कितने तट हैं भैया, इसके भी 3 तट हैं यार, इसके भी 3 तट में इसे बांटा गया है। ठीक, 3 तटों में इसे बांट दिया है और 3 तटों में इसे बांट दिया है। हम तुलना क्या कर रहे हैं, जरा दोबारा समझिए, पढ़ क्या रहे हैं। चौथे नंबर पर भौतिक विभाजन में सबसे पहले हमने हिमालय पढ़ा था, दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान, चौथे नंबर पर पढ़ रहे हैं भारत का तटीय प्रदेश, जिसमें हमने पश्चिमी तट, पूर्वी तट की तुलना कर रहे हैं। इसकी तुलना में हमने सबसे पहले बिंदु ये लिख लिए थे 3 के बाद चौथे नंबर पर बिंदु ये लिख लिया था, 5वें नंबर पर ये लिख लिया है, और 6वें नंबर में छोड़ता हूं 6वें नंबर पर मैं ऐड कर देता हूं तुलना। इस 6वें नंबर पर नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ूंगा कि पश्चिमी तट के बंदरगाह। ध्यान रखना बड़ा टॉपिक है, इसलिए कल शुरू करूंगा, लेकिन मैं डाल रहा हूं यहां पर हेडिंग पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं, यहां हम पढ़ने वाले हैं। और इधर मैं पढ़ाने वाला हूं आपको 6वें नंबर पर पूर्वी तट के बंदरगाह। ठीक, आप याद रखना ये बंदरगाह हैं, इनकी हम चर्चा बहुत विस्तार से करने वाले हैं। देश में हम टोटल देखेंगे 13 बंदरगाह हैं। ठीक है, बड़े बंदरगाह तो 13 हैं, 6 इस तट पर, 6 इस तट पर, एक हमारा अंडमान निकोबार में है, 6 और 6 12, और एक अंडमान निकोबार वाला 13 बंदरगाह हैं, जिसकी चर्चा हमें करनी है अगली क्लास में, क्योंकि इनका जो नियंत्रण है केंद्र सरकार के हाथ में है। ऐसे छोटे बड़े तो 200 बंदरगाह हैं देश में, 200 से अधिक, उनकी रखवाली के जिम्मेदारी का हिस्सा तो केंद्र सरकार का है। जिस राज्य सरकार में वो आ रहे हैं, राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं, वो राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र की जिम्मेदारी इन 13 तट के बंदरगाहों की है। 13 बंदरगाह कौन से हैं, इनकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूं, बहुत विस्तार से करने वाला हूं, कौन कौन सी है। इसी के साथ मैंने बंदरगाह यदि आपको पढ़ा दिए हैं 6वें भाग में, तो आप ध्यान रखिए जो ये वाला हिस्सा है हमारा पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ये भारत का तटीय प्रदेश कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इस पश्चिमी तट के बंदरगाह पढ़ लेंगे, पूर्वी तट के बंदरगाह पढ़ लेंगे, और ये चौथा जो हमारा भौतिक प्रदेश का विभाजन है, चौथा भारत का तटीय प्रदेश, ये भी कंप्लीट हो जाने वाला है। तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आप बिल्कुल क्या करेंगे, एकदम मस्ती में रहेंगे, प्रसन्नचित्त स्थिति में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को अवश्य शेयर करेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे क्लास में से ही आएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहीं से बनेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने इसमें मर्ज कर दिए हैं। आगामी परीक्षाओं में जो भी बनेंगे यहीं से बनने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराए नहीं, एकदम हंसते रहें, प्रसन्न रहें, किसी से एक दूसरे से द्वेष की भावना नहीं रखें, हमेशा भगवान में आस्था रखें, ईश्वर आपकी सदैव मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बस आप तन मन और अब बिल्कुल धन भी लगाना पड़ जाए तो कोई घबराने की वाली बात नहीं है, तन मन धन से आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को अवश्य शेयर करें, ताकि मोटिवेशन के तौर पर आपका साथ हमें मिल सके। ठीक, इसी आशा इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, आप मेरा समर्थन करेंगे, सभी दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करेंगे, और अवश्य इस पढ़ाई का लाभ मिलेंगे। 100% में जो मैं पढ़ा रहा हूं ये प्रमाणिक है। फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है तो 7014495956 पर मुझे कॉल मैसेज करके आप बता सकते हैं कि सर हमको ये आवश्यकता है, ये चीज हमें ऐसी लग रही है, इसमें हमें त्रुटि फील हो रही है, तो सबकी मैं आपको प्रामाणिकता के साथ बिल्कुल सबको सिद्ध करने वाला हूं। इसी आशा उम्मीद के साथ कि रोज रात के 8 बजे की इन क्लासेस का आप लुत्फ उठा रहे होंगे, और कल रात 8 बजते ही आप मेरी क्लास में पढ़ने वाले हैं लाइव भैया। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल रात 8 बजते ही हमारी सरल भूगोल की क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।